अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH। हम GnRH पे बात करेंगे कि ये जो है इसके फंक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये असल में क्वेश्चन था, एक भाई ने हमें जो है कमेंट में लिखा हुआ था, तो हम उसका आंसर कर रहे हैं इस लिहाज से। तो हम फील्ड में किस तरह GnRH को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो है हम रिसर्च एरिया में GnRH को किस तरह यूज करते हैं और यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा जगहों पर हम जो है इससे क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, और इसके जो है बेसिक जो इसके GnRH के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है तो वो क्या है, इस लिहाज से आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब कि दूसरे जो है हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये असल में एक जो है ये ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ये होगा, ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ट्रॉपिक का मतलब ये होगा कि वो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो कि जो है जिनका टारगेट टिश्यू भी एंडोक्राइन हार्मोन्स ही हो तो उनको ट्रॉपिक कहा जाता है। तो ये ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये खारिज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से खारिज होता है। ये हाइपोथैलेमस जो है सबको पता है कि ये एंटरब्रेन का डायंसेफेलन का ये पार्ट है। ग्रे मैटर जहां पे होता है तो ये ग्रे मैटर का एक पार्ट होता है, और ये जो है मतलब कि इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हर एक चीज के इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूक्लियाई मतलब के सेंटर्स होते हैं किसी चीज के जो है रिलीज करवाने के, रिलीजिंग सेंटर्स होते हैं। तो ये GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये जो है ट्रॉपिक ये जो है इसका एक सेंटर होता है जिसे हम जो है प्री ऑप्टिक नर्व, प्री ऑप्टिक सेंटर कहते हैं जिसे, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से और भी हार्मोन्स खारिज होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जितने भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जो है वो अक्सर जो है हाइपोथैलेमस से खारिज होते हैं और जाके पोस्टीरियर में जमा हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर के कौन कौन से? तो पोस्टीरियर का ऑक्सीटोसिन है, GnRH है। तो ऑक्सीटोसिन भी यहां से खारिज होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से खारिज होता है। तो उसका भी एक अपना न्यूक्लियाई है। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन जो है वो दो न्यूक्लियाई से खारिज होता है। एक उसका है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई या सुप्रा ऑप्टिक रिलीजिंग सेंटर, ठीक है। एक है पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है। तो इन दोनों जगहों से ये जो है मतलब कि खारिज होता है। ये अलग डिटेल की बातें है, ये हम इंशाल्लाह जो है डिटेल में एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी करेंगे। पर इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये है ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से खारिज होता है, जाके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जो है वहां पर जमा हो जाता है, वहां पर ये स्टोर हो जाता है। अच्छा, ये जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये GnRH ये रिस्पॉन्सिबल है FSH और LH के लिए, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। ये वहां पर जो है मतलब इन दोनों को रिलीज करवाएगा, और इनके रिलीज होने के लिए GnRH बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मतलब कि GnRH नहीं होगा तो FSH और LH नहीं रिलीज होंगे। जिस तरह जो है मतलब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो पहले जो है उसको ऑर्डर मिलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जाके जो है तो TSH खारिज होके जाके थायराइड पे वो एक्टिविटी करता है, थायराइड थायरॉक्सिन खारिज करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है ये खारिज करेगा GnRH, तो GnRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्टिविटी करेगा, उस पे एक्शन करेगा, तो FSH और LH प्रोड्यूस करवाएगा। इसका एक अपना मैकेनिज्म है कि किस तरह ये जाता है, किस तरह इसके जो है ना कैपिलरी इसका बेड होता है, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसके अंदर इसके अपने सेल्स होते हैं। तो वो जो है ये पोस्टीरियर से जाके उनके ऊपर, हाइपोथैलेमस से जाके उनके ऊपर एक्शन करता है, तो उनसे FSH और LH रिलीज करवाता है। तो ये इन दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम इंशाल्लाह सिस्टेमिकली इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस जो है ना GnRH को खारिज करवाता है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि GnRH खारिज होता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस से, मतलब कि
हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, यानी जो इसके जो है बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो यहां पर मतलब इनिशियली GnRH यहां से प्रोसेस होके जो है मतलब आगे जाता है, मतलब इनका प्रोसेसिंग इनका इनिशियल यही है, ये एक पॉइंट है। हम बात कर लेते हैं FSH और LH की। तो अगर जो है हमने FSH रिलीज करवाना हो या बॉडी के अंदर FSH ने प्रोड्यूस होना हो, तो इसके प्रोडक्शन के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है ये चाहिए होता है GnRH, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर जो है LH रिलीज होना हो तो इसके लिए जो है लार्ज अमाउंट में GnRH चाहिए होता है। GnRH जो है ये चूंकि यहां से हाइपोथैलेमस से खारिज होता है, इसका जो हमने प्रीऑप्टिक जो है इसका जो सेंटर कहा, जिसे प्रीऑप्टिक रिलीजिंग सेंटर हमने नाम दिया, तो वो रिलीजिंग सेंटर जो है उसको टॉनिक जो है सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि वहां से खारिज होता है, एपिसोड्स में अलग आराम से जो है वो वहां से खारिज होता है। अच्छा, तो अगर हमने अगर FSH में खारिज होना हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ GnRH चाहिए होता है, LH में खारिज होना हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ GnRH जो है ये रिक्वायर होता है। अच्छा, ये जो है GnRH जो आएगा इन दोनों के रिलीज के लिए, तो ये जो है एक फ्रीक्वेंसी में आएगा, मतलब हम ये कहेंगे कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ GnRH चाहिए होगा। इस तरह लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ GnRH चाहिए होगा, क्योंकि ये एपिसोड्स में आएगा, जिसे पल्सटाइल कहते हैं, एपिसोडिक कहते हैं। GnRH एपिसोडिक हार्मोन है, पल्सटाइल हार्मोन है, तो ये जो है मतलब कि उस लिहाज से आके इसके ऊपर एक्शन करेगा। इसके अलावा अमाउंट ऑफ GnRH और फ्रीक्वेंसी ऑफ GnRH ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि साइज GnRH कितना खारिज हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने अमाउंट में खारिज हुआ है, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए GnRH के अलावा एक और बात भी होती है कि एंड्रोजेंस कितनी फीडबैक दे रहे हैं, एस्ट्रोजेंस कितनी फीडबैक दे रहे हैं, तो वो भी जो है इन दोनों के ऊपर इफेक्ट कर देता है। मतलब कि FSH और LH की क्वांटिटी अगर ये प्रोड्यूस होनी हो तो इसका पहला जो है मतलब कंट्रोलिंग पॉइंट GnRH होता है। GnRH जितना ज्यादा खारिज होगा तो वो इसके लिए इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात, इनके लिए एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस उनकी फीडबैक अगर जो है मतलब ये ज्यादा है, FSH ज्यादा खारिज हुआ है तो जाके ये फॉलिकल स्टिमुलेट करवाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेट से जो है एस्ट्रोजन अमाउंट ज्यादा बनेगी, तो क्योंकि वो ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो एस्ट्रोजन जो है वो जो है मतलब क्या होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा, GnRH कम खारिज होगा, FSH कम बनेगा। समझ आ गई? तो ये जो है पूरी की पूरी बात इसकी जो है ना ये होती है। इसके अलावा अगर हम जो है GnRH की बात करें तो कभी कभार हमें GnRH जो है ये एबनॉर्मल जगहों पर भी मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इस तरह प्रोस्टेट कैंसर, इस तरह के और जो है डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, कैंसरस टिश्यू होता है, तो वहां पर भी जो है हमें ये जो है GnRH मिलता है। इसका मूड अफेक्शन, इसके जो है काफी ज्यादा चीजें, ये वहां पर इनकी क्या एक्टिविटी है तो ये स्टिल ये अननोन है, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम में भी कभी कभार हमें GnRH मिलता है, इसकी वहां पे क्या एक्टिविटी है तो ये भी अननोन है, इस पे भी काम हो रहा है। कभी कभार जो है ओवेरियन कैंसर जो होते हैं तो वहां पर भी जो है हमें ये GnRH जो है कभी कभार मिलता है। अच्छा, अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं FSH और LH की, क्योंकि जो है हमारा मेन जो आज का टॉपिक का जो है मेन फोकस होगा वो हमारा होगा कि GnRH हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो इनके यूज के लिए जो है हम ये दोनों के जो है हार्मोन्स के बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो FSH इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये फॉलिकल स्टिमुलेट करवाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेट करवाएगा मतलब फॉलिकल पैदा करेगा, फॉलिकल को मैच्योर करेगा, फॉलिकल की मैच्योरिटी में, फॉलिकल के जो है ग्रोथ में इसका मेन असर होगा। ये जो है FSH सबसे पहली बात क्या करेगा, ग्रोथ करेगा फॉलिकल की, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं
कि प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल, क्योंकि जितने भी जो है साइकिल्स आते हैं, मतलब ये तो वेविंग स्ट्रक्चर में जो है हमारे जो है वो ह्यूमंस में भी और बोवाइंस में भी, इस तरह जितने भी जो है स्पीशीज है, तो सारों के अंदर जो है ये मतलब कि एक वेव पैदा होती है जो है फॉलिकल की। तो वो वेव जो है सबसे पहले उसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट ये इंट्रा ओवेरियन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर डेवलपमेंट होती है, फॉलिकल डेवलपमेंट जैसे कि हम कहते हैं। तो इसके बाद जो है सिलेक्शन, हम कहते हैं सिलेक्शन होगी कि किस जो है फॉलिकल में सिलेक्ट होकर आगे जाना है। तो उस फॉलिकल के ऊपर इफेक्ट कौन करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट एफएसएच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉलिकल जिसके ऊपर जो है एफएसएच एक्ट करता है, तो ये फॉलिकल डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंस, ये डोमिनेंट हो जाएगा। ये डोमिनेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर एलएच इफेक्ट करेगा, एलएच इसकी ओव्यूलेशन करवाएगा। तो मतलब क्या, सिलेक्शन के लिए एफएसएच जरूरी है, डोमिनेंस के लिए एलएच जरूरी है। अगर ये दोनों एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा, फिर एटरीजिया होगा, मतलब वो वेव खत्म हो जाएगी। मोस्टली जो है अगर हम ये वेव्स की बात करें तो जो ह्यूमंस है, ह्यूमोसिपियंस, तो ह्यूमन के अंदर और इसके साथ साथ इक्वाइंस के अंदर भी एक ही वेव होता है, मतलब कि इनके साइकिल में एक ही वेव आता है। बोवाइंस के अंदर 2 से 3 वेव्स होते हैं। इस तरह शीप गोट के अंदर, कैप्राइन ओवाइन के अंदर, शीप गोट, इनके अंदर 4 से 5 वेव्स होते हैं। बोवाइन की हम बात कर लेते हैं, 3 वेव्स है। तो पहला वेव डे 2 पे आएगा, दूसरे दिन, हीट के दूसरे दिन, मतलब कि जो है मेट स्ट्रेस के पहले दिन में पहला वेव आएगा। दूसरा वेव आएगा डे 10 पे, ठीक है। तीसरा वेव इसका आएगा डे 16 पे। तो इस तरह ये जो है मतलब इनमें डे 2 पे आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डोमिनेंस, एट्रीजिया। डे 6 पे, डे 10 पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डोमिनेंस, एट्रीजिया। डे 16 पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डोमिनेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर पीजीएफ 12 खारिज होके वो जाके सीएल को रिग्रेस कर लेता है तो फिर सिलेक्शन और डोमिनेंस होगी, एफएसएच एलएच खारिज होगा तो एट्रीजिया खत्म हो जाएगी। वो फॉलिकल डेवलप होकर ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल आगे जाके फर्टिलाइजेशन में काम आएगा हमारे। तो ये जो है इनके अंदर ये इस तरह का साइकिल होता है। तो ये जो है एफएसएच इफेक्ट का, अच्छा एफएसएच जो है इफेक्ट किसके ऊपर कर लेता है, तो ये ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर देता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर लेता है एफएसएच। ग्रेनुलोसा सेल जो है ग्रेनुलोसा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेफियन फॉलिकल के लिए, ग्रेफियन फॉलिकल के बनने के लिए, मतलब जो मैच्योर अंडा बनेगा तो उसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रेफियन एक साइंटिस्ट का नाम था, डी ग्रेफ उसका नाम था, तो उसकी वजह से जो है मतलब उसने इसको डिस्कवर किया हुआ था, तो ग्रेफियन फॉलिकल उसके नाम से पड़ गया। अच्छा, अब दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन के अमाउंट को खर्च करने के लिए, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए। एफएसएच ने अगर इफेक्ट किया ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, इस तरह एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ये मेल फीमेल के अंदर ये मोस्टली हम 2 किस्म के सेल्स पढ़ते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स पढ़ते हैं, दूसरा जो हम फीमेल के अंदर पढ़ते हैं वो है थीका सेल्स। थीका सेल्स जो है उसके ऊपर एलएच के रिसेप्टर्स होते हैं, ये बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये नॉन सिक्रीटरी होते हैं, ठीक है। तो ये थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स की बात हो गई। तो एफएसएच इनके ऊपर इफेक्ट करेगा और ये ग्रेफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करेगा। इस तरह मतलब कि ग्रोथ होगी फॉलिकल की, प्रोडक्शन होगी फॉलिकल्स की, ठीक है। मतलब ये साइकिल जो है रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन के बाद डोमिनेंस और एट्रीजिया इसके जो है ना अंदर नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम जो है बात कर ले एलएच की,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे हम एलएच कहते हैं। तो ये एलएच भी जो है ये भी एपिसोड्स में खारिज होता है, और ये जो और इसकी अमाउंट जब जो है ज्यादा हो जाती है, डोमिनेंस लेवल तक जब ये पहुंच जाता है, तो ये क्या कर लेता है, ये ओलेशन करवाता है। मतलब कि इसकी ज्यादा अमाउंट हमें चाहिए होती है किस चीज के लिए, ओलेशन के लिए। दूसरी बात जो हमने पहले इधर की कि लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएनआरएच हमें चाहिए होता है एलएच खारिज करने के लिए। तो एलएच के खारिज करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में जीएनआरएच चाहिए, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ जीएनआरएच आएगा, तो ये क्या करेगा, एलएच प्रोडक्शन करेगा। एलएच प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगी, ओवुलेशन। किन सेल्स के ऊपर ये इफेक्ट करेगा, थीका सेल्स के ऊपर, क्योंकि थीका सेल्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। एलएच के रिसेप्टर्स थीका सेल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो है पैदा होगा। अच्छा, अगर हम बात कर ले एफएसएच और एलएच की, ये तो हमने बात की फीमेल्स के अंदर ये क्या क्या काम कर लेता है। अगर हम जो है एफएसएच की बात कर ले या एलएच की हम बात कर ले कि इनका जो है मेल के अंदर क्या इफेक्ट होता है, ये मेल के अंदर भी पैदा होते हैं हार्मोन्स के नहीं पैदा होते हैं, तो हाँ ये पैदा होते हैं, मेल्स के अंदर भी होते हैं। तो एफएसएच जो है इनका मेल में एक इंटरेस्टिंग काम है, वो ये है कि फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर लेता था, तो मेल में सार्टोली सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर लेता है। सार्टोली सेल्स क्या होते हैं, ये मदरिंग सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ होते हैं। मदरिंग सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो ये जाके उनके ऊपर इफेक्ट कर लेता है, तो उनकी डेवलपमेंट इससे हो जाती है, ठीक है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प कर लेता है मेल के अंदर जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर और उनकी ग्रोथ के अंदर, उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हम कह सकते हैं, उसमें हेल्प कर लेता है एफएसएच, ठीक है। मतलब कि फीमेल के अंदर ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर इफेक्ट करेगा और मेल के अंदर सार्टोली सेल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। सार्टोली सेल्स मदरिंग सेल्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ठीक है। अच्छा, एलएच जो है ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कर लेता है। ये देखे इसने ओलेशन की जो है फीमेल के अंदर, तो मेल के अंदर ये क्या करेगा, मेल के अंदर ये लेडिंग सेल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, ये जाके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करेगा। एक बंदे ने मुझे कॉल की, कह रहा था कि उनके पास एक कंप्लेन आई थी कि एक बुल था, वो जो है मतलब सर्विस के लिए एग्री नहीं हो रहा था, मतलब कि वो जो है स्पर्म प्रोडक्शन उसकी नहीं हो रही थी, वो जो है फीमेल के साथ मेट नहीं कर रहा था। एक बंदे ने मुझे कॉल की, उसने कहा मैं क्या लगाऊं, मैंने कहा आपने क्या लगाया अभी तक जो है, उसने कहा मैंने जो है मेरे पास कंसेप्टाल है जो स्टार कंपनी का आता है, ये जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन, ये जीएनआरएच गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसने कहा कि मेरे पास ये है, मैं ये ट्राई कर लेता हूं। मैंने कहा जो है आप ये ट्राई कर लो, क्योंकि ये जीएनआरएच जाके जो है जो सिंथेटिक जीएनआरएच होता है तो उसके अंदर एलएच ज्यादा अमाउंट में होता है और एफएसएच उसके अंदर कम अमाउंट में होता है। मतलब कि सिंथेटिक जीएनआरएच जो है ये ज्यादा एक्टिविटी कर लेता है एलएच की तरह, ठीक है, कम एक्टिविटी इसकी होती है एफएसएच की तरह। वैसे भी जीएनआरएच के अंदर जो है ज्यादा अमाउंट में एलएच होता है, कम अमाउंट में इसके अंदर एफएसएच होता है। तो उसने जैसे ही वो लगाया तो मतलब कि वो फार्मर ने उसे जो है इनाम दिया, उसने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा टीका लगाया और ये जो है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास। तो वो असल में उससे क्या हो जाता है कि ये जो है लेडिंग सेल पे इफेक्ट कर लेता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कर लेता है, टेस्टोस्टेरोन से फिर लिबिडो ज्यादा हो जाती है। तो ये जो है मतलब कि हम उस वहां पर भी यूज कर सकते हैं जीएनआरएच जो है, अगर कोई जो है मेल के अंदर यूज करना चाहे तो ये लिबिडो इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बात को हम समेट लेते हैं। मेल के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स, सार्टोली सेल्स। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करेगा, सार्टोली सेल जो है स्पर्मेटोजोआ की ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब ये करेगा, ठीक है। फीमेल के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, थीका सेल, ग्रेनुलोसा सेल। थीका सेल जो है नॉन सेक्रेटरी होते हैं और जो है
ग्रेनुलोसा सेल ग्रेफिन फॉलिकल और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करेगा, मतलब इनकी प्रोडक्शन के लिए ये ज्यादा ये चाहिए होगी हमें। ठीक है। अच्छा, एक और बात हम कर लेते हैं कि GnRH जो है इसका ये सिंथेटिक फॉर्म में हमारे पास जो अवेलेबल होता है सिंथेटिक, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मोस्टली जो हमारे पास होता है तो बर्सिलिन एसीटेट के नाम से ये हमारे पास आता है, बर्सिलिन एसीटेट, ये इस फॉर्म में हमारे पास होता है बर्सिलिन एसीटेट। ठीक है। तो इसका जो है मोस्टली हमारे पास 0.004 mg, मतलब इतना डोज हमारे पास ये इसका होता है मोस्टली, मतलब पर ml। ठीक है। हम इसको जब यूज करते हैं तो मतलब बोवाइन के अंदर, मेयर के अंदर, इक्वाइन, तो इनके अंदर हम ये 2 ml यूज करते हैं। अगर हमने शीप के अंदर ये यूज करवाना हो तो हम इसको 1 ml यूज करते हैं, 1 ml हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब इसका सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है। और ये हमने पहले ही बात की कि मोर लाइक LH इसका फंक्शन होता है, FSH की तरह ये भी काम कर देता है, पर ये बहुत कम काम कर लेता है। ठीक है। ये सारी बात हमने जो है FSH, LH और GnRH के बारे में की। अब हम जो है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके हम जो है यूजेस के मुताल्लिक बात कर लेते हैं कि हम कहां कहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी फील्ड से रिलेटेड बात है, तो इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें हम फील्ड के लिहाज से करें ताकि जो है हमें आगे आसानी हो। तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके जो है मेन यूजेस है, तो पहला हम उसमें पढ़ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी। और मोस्टली कौन सी इनफर्टिलिटी में हम इसको यूज करते हैं? कि वो इनफर्टिलिटी जो के जो है ड्यू टू द रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द ओवरी, मतलब कि ओवरी के अंदर जो है कोई डिफेक्ट हो तो हम जो है उसको उसके अंदर इसको यूज करते हैं। इनफर्टिलिटी ऑफ ओवेरियन ओरिजिन हम इसको कहते हैं, ओवेरियन ओरिजिन, मतलब कि ओवरी के अंदर कोई मसला हो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आई हो तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। पहली बात, इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी कहते कैसे हैं? तो इनफर्टिलिटी होगी कि आर्जी तौर पर अगर कोई जो है फीमेल वो फर्टाइल ना हो रही हो, मतलब कि कंसेप्शन उसकी ना हो रही हो, या जो है वो मतलब उसके जो है आगे प्रेग्नेंट ना हो रही हो, प्रेगनेंसी उसकी जो है मेंटेन ना हो रही हो, तो उस लिहाज से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम काफी ज्यादा जो है बातें इस लिहाज से हम जो है कर सकते हैं कि इसके बहुत ज्यादा काजेज है। मतलब इसमें हम एक ये भी कह सकते हैं कि ओवेरियन ओरिजिन, तो ओवरी से जो है ओलेशन ना हो रही हो, मिसाल के तौर पर तो डिलेड ओलेशन, डिलेड ओलेशन है, मतलब कि ओवरी जो है उसके ऊपर फॉलिकल तो अच्छा बना है पर फॉलिकल जो है वो ओलेट नहीं हो रहा टाइम पे, तो उसके लिए हम जो है GnRH यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे? ये GnRH हम इस वजह से यूज करेंगे कि ये जो है पहला काम ये क्या करेगा, ये इसके अंदर FSH है, तो FSH जो है जाके जो फॉलिकल है तो उसको स्टिमुलेट करवाएगा, उसकी मैच्योरेशन करेगा। और जो है इसके अंदर LH है, तो LH तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में है तो इसकी ओलेशन करवाएगा। मतलब दोनों काम, डिलेड ओलेशन मतलब कि ओलेशन भी जल्दी होगी इसकी, ये तकरीबन जो है 24 आवर्स के अंदर जो है ये ओलेशन करवाता है। अगर हम इसको जो है 2 ml यूज कर ले, जितना हमने डोज पहले पढ़ा कि बर्सिलिन का एसीटेट का जो है 0.004 mg पर ml अगर ये हो तो हम इसको जो है इंजेक्ट कर देते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है इसकी ओलेशन हो जाती है, इससे ओलेशन हो जाती है। तो डिलेड ओलेशन का मसला जो है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब डिलेड ओलेशन में हमने इसको यूज कैसे करना है? तो मिसाल के तौर पर हमने AI की, तो AI के पहली बात के AI के फौरी बाद इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ AI हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। या हम जो है बिफोर AI भी इसको यूज कर सकते हैं। बिफोर AI हम इसको यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे? 6 to जो है 8 आवर्स बिफोर AI हम इसको यूज करेंगे।
ठीक है, मतलब एआई से 6 घंटे या 8 घंटे पहले। अच्छी बात तो ये होती है कि हम एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसको यूज कर रहे हैं। स्पेशली मेयर के अंदर फिर हम क्या कर लेते हैं, मेयर के अंदर हम 6 से 8 घंटे पहले इसको लगाते हैं। ठीक है, तो जो है उसके बाद हम उसको मेट करवाते हैं, नेचुरल मेटिंग या आर्टिफिशियल, जिस तरह भी हमने करना हो मेयर के अंदर। अच्छा, अब मेयर के अंदर एक और काम भी ये भी होता है कि जो है मॉर्निंग में आपने जीएनआरएच लगाए तो इवनिंग में आप मेट करवाते हो, इवनिंग में आपने जीएनआरएच लगाए तो मॉर्निंग में आप मेट करवाते हो। ये उसके लिए जो है एक रूल है, मतलब उस लिहाज से अगर फिर भी जो है स्ट्रेस जो है उसका खत्म नहीं हो रहा हो तो हम उसका दूसरा शॉट देते हैं, दूसरा उसको मतलब इंजेक्ट कर लेते हैं जीएनआरएच का डोज, तो उससे जो है मतलब उसकी स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाती है और वो दोबारा जो है हीट में वो उसकी जो है ओवुलेशन हो जाती है। दूसरी बात, अगर जो है रिपीट ब्रीडर हो, रिपीट ब्रीडिंग, अब रिपीट ब्रीडिंग की काफी ज्यादा जो है इसके रीजंस है। इसकी रीजंस में एक रीजन जो है डिलेड ओवुलेशन भी है, इसकी जो है और भी काफी ज्यादा रीजंस है, इम्प्लांटेशन सही ना हो रही हो, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा। तो जो है हम रिपीट ब्रीडिंग में प्रेगनेंसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो हम जो है उसके अंदर ये यूज कर लेते हैं कि वो जो है अगर मिसाल के तौर पर रिपीट ब्रीडिंग को हमने जो है ये किस लिहाज से कहा, हमने कहा कि हार्मोन इनसफिशिएंट हार्मोन खारिज हो रहे हैं, वो इनसफिशिएंट हार्मोन की रिलीज जो है वो इनसफिशिएंट है मिसाल के तौर पर। तो उस लिहाज से मिसाल के तौर पर इनब्रीडिंग है तो क्या होगा, हम जीएनआरएच लगाएंगे, हार्मोन की डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी, रिपीट ब्रीडिंग का मसला जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा हमारा और रिपीट ब्रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि डिलेड ओवुलेशन में कि अगर जो है फॉलिकल का साइज छोटा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर स्मॉल साइज फॉलिकल हम कहते हैं कि लेस देन 5 mm का फॉलिकल हो, ठीक है, तो हम इसको स्मॉल साइज कहते हैं। मीडियम हम कहते हैं कि 5 से लेके 8 तक, ठीक है, अच्छा, और लार्ज भी हम कहते हैं कि 10 से लेके 15 तक, ठीक है, या मोर देन 15 कर ले, ठीक है, मोर देन 15 जो है mm, ये जो है 5 से 10 से अच्छी बात ये हुई कि 8 से 10 हम कर लेते हैं, ठीक है, तो 8 से 10 mm का इसका साइज हो, इसका इस तरह इतना इतना, तो ये जो है एफएसएच इनको पहले क्या करेगा, इसकी डेवलपमेंट करवाएगा, क्योंकि जो स्मॉल साइज फॉलिकल होते हैं उसके ऊपर एलएच के रिसेप्टर्स नहीं होते, तो क्या होगा, एलएच के रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं होंगे तो वो उसकी जो है ओवुलेशन नहीं होगी। मीडियम साइज का होगा तो उसको थोड़ा सा जो है लार्ज करवा के तो उसके ऊपर जो है एलएच के रिसेप्टर्स आ जाएंगे तो आसानी से इसकी ओवुलेशन होगी। तो ये जो है हम डिलेड ओवुलेशन में, रिपीट ब्रीडिंग में, इन दोनों जगहों पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अगर जो है इनएक्टिव ओवरीज हो हमारे पास, इनएक्टिव या हम इसको कहते हैं स्मॉल साइज ओवरीज, स्मॉल साइज्ड ओवरीज हो हमारे पास, तो हम इसमें भी इसको यूज कर लेते हैं, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पैदा कराएगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो है मतलब वो जाके ओवरीज के ऊपर इफेक्ट कर लेगा, तो ओवरीज जो है वो एक्टिव हो जाएगी और जो है मतलब उसके अंदर जो है ग्रेफिन फॉलिकल का जो बनने का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इनएक्टिव और स्मॉल साइज्ड ओवरीज इसमें जो है ना हम इसको यूज करवा सकते हैं और इसमें हम जो है जीएनआरएच को यूज करवा के हम मसले को सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात, एनईस्ट्रस फेज में, ट्रू एनईस्ट्रस फेज है मिसाल के तौर पर, तो उसको खत्म करने के लिए भी हम जीएनआरएच यूज करवा लेते हैं। वहां पर भी क्या होगा, इनएक्टिव ओवरीज होगी, तो इनएक्टिव ओवरीज को हम जो है खत्म करने के लिए और जो है उसको एक्टिव बनाने के लिए हम जो है ये क्या करेंगे, जीएनआरएच लगाएंगे। एक और बात कि साइलेंट हीट में, साइलेंट हीट है मिसाल के तौर पर, तो साइलेंट हीट है, हमें उसके पता ही नहीं चल रहा कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर लें, उसको जो है नेचुरल मेटअप करवा लें, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि साइलेंट हीट का जो है मसला खत्म करने के लिए जीएनआरएच हम लगाएंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह जो है वो हीट में आएगी और उसका मतलब जो ये मसला होगा साइलेंट हीट का वो खत्म हो जाएगा।
अगर जो है उसके अंदर सिस्ट बना हुआ है, फॉलिकुलर सिस्ट, तो फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर भी हम जीएनआरएच को यूज कर सकते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट के लिहाज से अगर हमने जीएनआरएच को यूज करना हो तो मोस्टली आप डबल डोज लगाओगे, मतलब 2 ml की जगह 4 ml लगाओगे, क्योंकि सिस्ट को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एलएच चाहिए होता है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार एलएच ने इफेक्ट किया होता है और उससे जो है उसकी जो है मतलब वो ओलेट नहीं हो गया होता, तो वो जो है मतलब कि उसको ओलेट करवाने के लिए हमें डबल डोज चाहिए होता है ताकि वो सिस्ट ही खत्म हो जाए। तो फॉलिकुलर सिस्ट उसको खत्म करने के लिए जीएनआरएच लगाएंगे, जीएनआरएच एलएच प्रोड्यूस करवाएगा, एलएच जो है इसकी ओलेशन करेगा, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। एलएच के 2 काम है, एक जो है ये ओलेशन करवाता है, दूसरा काम इसका जो है वो कार्पस ल्यूटियम प्रोडक्शन भी है, या कार्पस ल्यूटियम जो है उसकी डेवलपमेंट, उसको बनाना, तो ये भी इसका एक काम है। मतलब कार्पस ल्यूटियम के बनाने में भी एलएच का एक स्पेशल किरदार है। अगर ये जो है ना हो तो जो है इसके अलावा जो है कार्पस ल्यूटियम बनता भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है प्रेगनेंसी इंप्रूवमेंट के लिए भी हम जीएनआरएच यूज करते हैं। प्रेगनेंसी इंप्रूवमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं? मिसाल के तौर पर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डे 1 पे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गई, तो उसके बाद जो है हम ये लगाते हैं डे 12 पे या डे 11 पे, इन दोनों दिनों पे हम जो है एक डोज दे देते हैं। किस चीज का? जीएनआरएच का। जीएनआरएच का डोज हम क्यों देते हैं? तो ये इस वजह से देते हैं कि PGF12 इसकी प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने साइकिल को डिस्टर्ब किया हुआ, तो ये जो है डे 1 पे हमने ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की उसकी, तो डे 11 या डे 12 पे जो है जब वो डिसेंड हो जाएगा, उसकी अटैचमेंट होगी, तो यूट्रस को जो है मतलब उसके साथ उसके अटैचमेंट के दौरान कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यूट्रस से जो है PGF12 प्रोड्यूस होता है, तो PGF12 जाके जो उसके ऊपर सीएल बना होता है उस सीएल को खत्म कर लेता है। तो उस सीएल को खत्म करने से बचाने के लिए, और इस तरह जो है अगर वो जो है खत्म हो जाए तो फिर जो है गाय हीट में आ जाती है, तो मोर्टेलिटी को खत्म करने के लिए, मतलब इन दोनों फैक्टर मोर्टेलिटी और जो है सीएल को खत्म होने से बचाने के लिए PGF12 की प्रोडक्शन की वजह से, इन दो इस काम के लिए भी हम क्या कर लेते हैं? जीएनआरएच लगाते हैं ताकि ये अमल ना हो और ये मोर्टेलिटी ना हो, क्योंकि इन दोनों का जीएनआरएच इनकी प्रोडक्शन की वजह से एफएसएच एनएच की जो है नेगेटिव, इनका नेगेटिव फीडबैक है इस चीज के ऊपर, ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है इनके ऊपर असर नहीं होगा। मतलब कि क्या होगा, ये ज्यादा खारिज होंगे तो इनकी वजह से जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो खारिज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो है इनका एक और बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर सीएल है और ये आप एफएसएच दे रहे हैं, तो एफएसएच का सीएल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर जो है यहाँ पर जो है क्या होता, यहाँ पर होता कोई जो है फॉलिकल और हम जीएनआरएच दे देते तो फॉलिकल स्टिमुलेट करवा लेता, तो फिर जो है वो गाय हीट में आ जाती, यहाँ पर हीट में गाय नहीं आएगी। ठीक है, ये होप यू गेट आंसर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हम जो है इसको जो मेजरली यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइज कर लेते हैं हम एनिमल को। हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 एनिमल्स हैं, तो हम उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है हम उनको एक साथ ठीक रखवाने के लिए, या हमने कोई प्लानिंग की हुई है कि मिसाल के तौर पर सर्दियों के अंदर जो है दूध महंगा होता है, तो हमने जो है इनको ऐसा प्लान करना है कि अगली सर्दियां जो है ये सारे के सारे पाचुरेट कर जाए और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनको जो है इक्वली सारों को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज हम कैसे करेंगे, मतलब जो है सारे सिंक्रोनाइजेशन के जो है नतीजे में सारे के सारे हीट में आ जाएंगे, हम सारों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे, सारे के सारे प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा मतलब जो टारगेट होगा अचीव होगा। सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे कैसे, तो इसका एक प्रोटोकॉल है। इसका एक प्रोटोकॉल ये है कि हम मिसाल के तौर पर ये जो है हम टाइम लाइन ले लेते हैं, तो डे 0 पे हम लगा लेते हैं जीएनआरएच, फिर डे 7 पे हम लगा लेते हैं PGF2 अल्फा। ठीक है, डे 9 पे हम लगा लेते हैं जीएनआरएच, डे 10 पे हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर लेते हैं गाय को। ठीक है,
यहाँ पर हमने जीएनआरएस क्यों लगाया? यहाँ पर जीएनआरएस इस वजह से लगाया कि अगर जो है उसके ऊपर ओवरी के ऊपर फॉलिकल है तो फॉलिकल खत्म हो जाए, ठीक है। और जो है गाय अगर जो है हीट में है तो उसकी हीट खत्म हो जाए, अगर हीट में नहीं है तो और उसके ऊपर फॉलिकल है तो फॉलिकल ही उसका खत्म हो जाए, ओलेट हो जाए, ठीक है। यहां पर जो है पीजीएफ अल्फा हम ये क्यों लगाएंगे? ये हम इस वजह से लगाएंगे कि यहां पर सीएल बना होगा, तो जो सीएल बना है वो सीएल खत्म हो जाए, सीएल रिग्रेस हो जाए। सीएल रिग्रेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? गाय हीट में आएगी, गाय हीट में आएगी, हम जीएनआरएस लगाएंगे, उसकी हीट और अच्छी हो जाएगी, तो हम जो है उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे, ठीक है। मतलब या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से 8 से 10 घंटे पहले हम जीएनआरएस लगाएंगे। ये जो है इन दोनों का बीच में फर्क तकरीबन 72 आवर्स होता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं 9-10 दिन आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है। पीजीएफ तौर पर आपने आज लगाया तो अगर गाय कल हीट में आ गई तो आप उस लिहाज से प्लान करो फिर कि अभी गाय हीट में आई है, मैंने इसको कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना है। तो पीजीएफ अल्फा जो है उसके बाद फिर आप खुद प्लानिंग करोगे कि अगर ये मोस्टली इसके जो है तीसरे दिन, मतलब डे 7 पहला दिन, डे 8 दूसरा दिन, डे 9 जो है वो तीसरा दिन, तो तीसरे दिन ये हीट में आ जाती है मोस्टली, तो जो है जीएनआरएस जो है हम हीट वाले दिन इसको लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये उसका हीट का पहला दिन होगा और जो है हम उसके साथ उसको वहां पर प्लानिंग करेंगे कि हमने इसको कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना है या हमने इसको कब जो है नेचुरली मेटिंग के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो ये देखें मोस्टली जो बड़े साइज की गाय होती है, बड़े साइज की एचएफ या जो है इस तरह के जो बड़े ब्रीड लार्ज जो जिसका जो है स्ट्रेचर होता है, तो उस गाय को हम जो है आज जो हीट में आई है, मिसाल के तौर पर आज सुबह ये हीट में आई है तो ये हम कल सुबह इसको मेट करवा लेते हैं। तो इस लिहाज से मैंने ये डे 9 और डे 10 का ये कॉन्सेप्ट ये मैंने इस लिहाज से कह दिया, ठीक है। तो ये जो है जीएनआरएस के यूजेस है, काफी ज्यादा हमने यूजेस के लिख लिए कि हमने इसको इनफर्टिलिटी जो है वेरिएंट ओरिजिन की जितने भी हो हम उसको इसमें खत्म कर सकते हैं। डिलेड ओव्यूलेशन, रिपीट ब्रीडिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। एन एक्टिव या स्मॉल साइज ओवरीज है तो उनको हम जो है एक्टिव बनाने के लिए, एन स्ट्रेस साइलेंट हीट उसको खत्म करने के लिए, एन स्ट्रेस फेज है, मिसाल के तौर पर जो है शीप के अंदर, गोट के अंदर एन स्ट्रेस फेज है तो हम उसको खत्म करने के लिए ये लगा लेते हैं, ठीक है। या जो है गाय के अंदर न्यूट्रिशनल जो है डिफिशियंसी की वजह से एन स्ट्रेस है, किसी और जो है डिफिशियंसी की वजह से उसके अंदर एन स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर एन स्ट्रेस है, तो ये सारे जो है हम ये जो है इसके अंदर लगा लेते हैं। ये जीएनआरएस के लगाने का एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक और फायदा ये भी है कि अगर जो है जब गाय हीट में आ जाती है तो हीट की वजह से जो है वो जब जो है गाय को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर लेते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती है। कभी कभार जो है मतलब उसको पकड़ लेते हैं, उसको जो है ना मतलब उसके साथ कुश्ती होती है तो वो कभी कभार वो स्ट्रेस में आ जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से फिर उसकी ओव्यूलेशन नहीं होती, ठीक है। तो जो है उसके अंदर जो मतलब हार्मोन्स खारिज होते हैं तो उनकी ओव्यूलेशन नहीं होती, तो ये जो है हम जीएनआरएस फिर उसके अंदर जो है उसको हम इंजेक्ट कर लेते हैं ताकि ये क्या हो, ये जीएनआरएस जो है उसको हो एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करवा के और एफएसएच और एलएच को बॉडी के अंदर बना के तो ये क्या करे, ये उसकी ओव्यूलेशन काज करे और ये जो है उसको मतलब गाय अच्छी तरह जो है वो ओव्यूलेट कर सके, ठीक है। अगर जो है हम इन पर्पसेस के लिए अगर हम जीएनआर यूज कर लेते हैं तो हमारे जीएनआर जो है इंशाल्लाह काम करेगा, मतलब कि हमें इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर अगर हमने यूज करना हो तो फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर हम इसको डबल डोज इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर जो है फॉलिकुलर सिस्ट जरूरी नहीं है कि आप जो है फलपेट कर ले और आपको जो है जरूरी है आपको जो है मतलब फॉलिकल मिले, बड़ा फॉलिकल, और ये आप कहे कि ये तो चलो जो है इतना बड़ा फॉलिकल और ये तो जो है फॉलिकुलर सिस्ट बना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको फॉलिकल ही मिले। अगर आपको जो है बड़े साइज का सीएल भी मिले तो आप सीएल को जो है उसको भी आप ये जीएनआरएस लगा सकते हैं। अगर जो है बड़े साइज का आपको मिले तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो है कभी कभार उसके ऊपर फ्लैग्स बन जाते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट के ऊपर फ्लैग्स बन जाते हैं जिसकी वजह जो है ना हम अच्छी तरह हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये फॉलिकल है या सीएल है। तो ये जो है फॉलिकुलर सिस्ट अगर हम जो है इसमें हम क्या करें, हम पहले फॉलिकुलर सिस्ट को ट्रीट करने के लिए हमने जीएनआरएस लगाया, अगर हमें रिजल्ट ना मिला तो 11वें दिन दोबारा लगाओ,
ठीक है, उससे फिर रिजल्ट आपको जो है मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे इसके। तो ये जो है इसके डिफरेंट जो है यूजेस हो गए हमारे पास। हम जो है GnRH को मेयर्स के अंदर भी यूज करवा सकते हैं, हम उसको शीप और गोट के अंदर भी यूज करवा सकते हैं, और इसके अलावा जो है बोवाइन के लिए तो ये जो है मार्केट ही लोग बोवाइन के लिए करते हैं कि इसको हम जो है यूज कर ले। अभी जो है मैं एक दो जो है आपको बता देता हूं कि कहां से जो है ना ये GnRH आपको मतलब कौन कौन से मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है। तो मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट जो है नामों से ये मार्केट के अंदर मिलता है। मुझे जो नाम याद होंगे मैं उस लिहाज से आपको बताऊंगा। पहला जो मार्केट में ये अवेलेबल होता है डेलमेरलिन के नाम से, डेलमेरलिन इस नाम से ये मार्केट में आता है। तो ये तकरीबन 700 का मिलता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है, इंपोर्टेड है, तो इस वजह से महंगा है ये, और ये जो है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा मार्केट के अंदर जितने भी इसके बाकी नाम होंगे तो सारे जो है मतलब ये डेलमेरलिन से रिलेटेड ही होंगे। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं जेफरिन कंपनी वालों ने बनाया है, इसका जेफ मेरलिन बनाया है। ठीक है, तो जेफ मेरलिन के अंदर भी यही चीज है। ठीक है, इसके अलावा जो है मार्केट के अंदर कॉन्सेप्टाल के नाम से भी आता है, रिसेप्टाल के नाम से भी मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। इसके अलावा और भी इसके जो है मतलब के सेरिलिन के नाम से भी आता है। तो ये डिफरेंट जो है कंपनीज का जो है डिफरेंट इनके ये होते हैं, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एक दो बातें इसमें रह गई वो मैं जल्दी जल्दी आपको कर लेता हूं कि इसका एक और यूज जो है वो शॉर्ट ईस्ट्रस में भी होता है। शॉर्ट ईस्ट्रस ये एक बीमारी है, मतलब गाय जो है 7वें दिन हर जो है या 14वें दिन बाद ये हीट में आ जाती है। डे जो है कभी कभार आपको फार्मर कहता है कि आपने पिछले हफ्ते आपने जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, अभी गाय दोबारा हीट में आ गई। वो कहते हैं 10 दिन पहले आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, अभी दोबारा हीट में आई। तो ये जो है शॉर्ट ईस्ट्रस में भी आप इसको जो है मतलब के लगा सकते हो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मतलब ये इसके ट्रीटमेंट है, उस फिनोमिना का जो है इलाज GnRH के थ्रू हम करते हैं। दूसरा अगर हम जो है आखिरी बात अगर हम कर लेते हैं कि मेल के अंदर जो मेल बुल है तो उसके अंदर लिबिडो इंक्रीज के लिए, लिबिडो इंप्रूवमेंट के लिए या लिबिडो इंक्रीजमेंट, तो उसके लिए भी जो है आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक इख्तिताम तक पहुंचता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या इसके टॉपिक के रिलेटेड आपको जो है आपने हमें कोई सजेशन देने हो तो वेलकम, हम आपके जो है वैल्यूएबल सजेशंस को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।